हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक होगा वो है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। मतलब हम आज स्टेट सिंबल्स जो है हमारे मध्य प्रदेश के, उन सिंबलों के बारे में या उन चिन्हों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आज हम किन किन चिन्हों के बारे में बात करेंगे अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं ये व्हाइट बोर्ड में सारी चीजें एक्चुअली लिखी हुई हैं, उन्हीं को मैं रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य चिन्ह के बारे में कि हमारे मध्य प्रदेश शासन का जो राज्य चिन्ह है उस राज्य चिन्ह के बारे में, उस राज्य चिन्ह की क्या विशेषता है, कैसा दिखता है, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद बात करेंगे हम राजकीय पशु के बारे में। ठीक है, राजकीय पक्षी हो गया, राजकीय वृक्ष हो गया। इन तीनों को मैंने एक साथ में क्यों लिखा है, क्योंकि इसका भी रीजन क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हम बात करेंगे राजकीय पुष्प के बारे में। इसके बाद है आपका राजकीय खेल और राजकीय गान। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और है फिर आपका राजकीय नृत्य और राजकीय नाट्य। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जो हमारा राजकीय जलीय जीव है उसके बारे में। तो आइए अब यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश के राज्य चिन्ह के बारे में। तो आपके सामने ये मध्य प्रदेश का जो हमारा राज्य चिन्ह है उसकी ये तस्वीर है, यहाँ पर पिक्चर है। तो अब आइए हम इसके बारे में देखते हैं कि इस पिक्चर में, इस चिन्ह में किन किन बातों का उल्लेख हमें दिखाई पड़ता है, ये क्या क्या बातें यहाँ पर देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखिए, इस चिन्ह में सबसे पहले आपको देखना ये है कि एक सबसे पहले ये बाहरी ये सर्कल बना हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक सबसे पहले ये ऊपर सर्कल बना हुआ है, ये घेरा। इसके बाद इसी चिन्ह में ये दूसरा घेरा इसके अंदर बना हुआ है, जो ये है पूरा, ये ऐसा। ठीक है, तो दो सर्कल बने हुए हैं इस चिन्ह में। और इसके बाद ये जो बाहरी सर्कल है आपका, इस बाहरी सर्कल में ये जो आप आकृतियां देख रहे हैं, ये जो बने हुए हैं, ये हमें स्तूप की याद दिलाते हैं। मतलब ये जो है ये स्तूप की आकृति बनी हुई है। अगर इनकी संख्या हम देखें तो ये कुल कितने स्तूप हैं जो जो इस चिन्ह के बाहरी वृत्त में बने हुए हैं, इन स्तूपों की कुल संख्या कितनी है? 24 स्तूप है, 24। तो ये क्वेश्चन दोस्तों प्री में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश राज्य की चिन्ह के बाहरी वृत्त में जो ये आकृति है वो किस आकृति को डिनोट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछेगा सारनाथ की सांची का स्तूप हो गया आपका, या हम्पी का हो गया, तो वो आपको बताना पड़ता है यहाँ पर। तो याद रखिएगा इन स्तूपों की संख्या कुल कितनी है, वो 24 है। इसके बाद आप देखें तो इस बाहरी वृत्त के बाद ही सबसे पहले इस चिन्ह में ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। और इसी सर्कल में यहाँ पर लिखा हुआ सबसे नीचे सत्यमेव जयते। ठीक है, इसके बाद देखें तो यहाँ पर ये जो आकृति आपको देखने मिल रही है यहाँ पर, तो ये गेहूं की बालियां हैं, गेहूं की बाली। और ये जो आकृति यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आकृति है आपकी, ये है धान की बाली। ठीक है, अब हमने इस राजकीय चिन्ह में गेहूं और धान को ही क्यों शामिल किया है? क्योंकि यह हमारे प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब बात करते हैं इस अंदर वाले वृत्त की, कि अंदर जो वृत्त है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हमें देखने मिलती हैं। तो यहाँ पर देखें, ये जो दिख रहा है आपको, इससे तो आप शायद भली भांति परिचित होंगे। ये जो है आपका, ये अशोक चिन्ह है। ठीक है, अशोक चिन्ह को, और इस चिन्ह को कहां से लिया गया है दोस्तों? जो अशोक के द्वारा जो निर्मित था सारनाथ में स्तंभ अभिलेख है, उसी सारनाथ के स्तंभ अभिलेख से हमने ये अशोक चिन्ह को एडॉप्ट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद इसके पीछे की जो आकृति आप ये हरे रंग में देख रहे हैं, ये है आपका बरगद का वृक्ष। ठीक है, यही बरगद का जो वृक्ष है वो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के अन्य चिन्हों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा जो दूसरा है वो है हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो 12 सिंगा है। ये है यहाँ पर पिक्चर देखिए, 12 सिंगा। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंतर करना पड़ेगा कि ये हिरण नहीं है, हिरण प्रजाति का जरूर है लेकिन हिरण नहीं है, ये 12 सिंगा है। क्योंकि हिरण की सिर्फ 2 सींगें होती हैं और लंबी होती हैं। ठीक है, और जबकि इसकी जो आप सींग देख रहे हैं वो उस पर भी जो है तो निकले हुए हैं। तो इस प्रकार का होता है आपका 12 सिंगा। ठीक है, तो ये जो 12 सिंगा है यही हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है।
ये अगर पूछता है कि किस प्रजाति का है तो इसकी प्रजाति का क्या नाम है, ये ब्रीडरी प्रजाति का है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम भी पूछा जाता है कि इस बारहसिंगा का जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है इसका वैज्ञानिक या साइंटिफिक नेम क्या है, तो इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों रोसर्वस डुआउसेली। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, रोसर्वस डुआउसेली इसका साइंटिफिक नेम है बारहसिंगा का। इसके बाद बात आती है कि मध्य प्रदेश शासन ने इस बारहसिंगा को कब, किस तिथि को अपना राजकीय पशु घोषित किया, तो वह तिथि आती है, आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ, हमारे मध्य प्रदेश का जो जन्म हुआ वो कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, और इसके जस्ट 25 वर्ष बाद, मतलब कि रजत जयंती के अवसर पर, 25 वर्ष कब होते हैं, अगर आप 1956 में 25 वर्ष को काउंट जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा 1981। ठीक है, तो 1 नवंबर 1981 को रजत, मध्य प्रदेश की स्थापना के रजत जयंती के अवसर पर इस बारहसिंगा को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु घोषित किया गया। इसकी कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे कि ये जो बारहसिंगा है ये मध्य प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और वह राष्ट्रीय उद्यान है आपका कौन सा, वो है आपका कान्हा किसली नेशनल पार्क। ठीक है, ये तथ्य आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो बारहसिंगा है ये हमारे मध्य प्रदेश के एकमात्र नेशनल पार्क में पाया जाता है, कान्हा किसली नेशनल पार्क में। और ये जो नेशनल पार्क है ये किस जिले में है, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। ठीक है, अब चूंकि मोस्टली ये जो बारहसिंगा होते हैं वो दलदली भूमि पर ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें दलदल का मृग भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की। तो दोस्तों पिक्चर देखें आप, पिक्चर में ये चिड़िया जो आपको दिख रही है जिसका नाम यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है क्या, दूधराज। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है उसको दूधराज कहा जाता है। दूधराज के साथ साथ इसे शाही बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है आपका पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर इसका साइंटिफिक नेम है दूधराज का। और इस पक्षी को भी मध्य प्रदेश शासन ने कब अडॉप्ट किया, या कह सकते हैं कब इसको राजकीय पक्षी का दर्जा दिया, तो दोस्तों इसकी भी जो तिथि है वो 1 नवंबर 81 है। यहाँ पर 1 नवंबर 1981 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना की रजत जयंती जब पूर्ण हुई, मतलब 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 1 नवंबर 1981 को जो है इसे राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया। अब इसकी विशेषता क्या है, ये हमारे भारत में तो पाई ही जाती है, साथ में ये दक्षिण एशिया के कुछ देश जो है जैसे आपका मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इन देशों में भी यह मिलता है। अगर मैं भारत की बात करूं तो मध्य प्रदेश के अलावा यह जम्मू एंड कश्मीर है, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इन प्रदेशों पर भी यह जो है पाया जाता है। ठीक है, तो अब आपका है राजकीय वृक्ष, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष। तो ये फोटो देखिए आप, फोटो देखकर समझ गए होंगे कि ये वृक्ष जो है ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि ये बरगद का ट्री है। ठीक है, बैनियन ट्री, या इसको इंडियन बैनियन भी बोलते हैं। तो ये जो है ये बरगद का जो वृक्ष है ये हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ये है आपका फाइकस वैगलेसिस। फाइकस वैगलेसिस इस बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। साथ ही इस वृक्ष को भी मध्य प्रदेश सरकार ने कब घोषित किया, राजकीय वृक्ष का दर्जा कब दिया, तो ये भी तिथि कौन सी है, 1 नवंबर 1981 को। तो अगर हम देखें तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु था, राजकीय पक्षी है और राजकीय वृक्ष है, इन तीनों को कब घोषित किया मध्य प्रदेश सरकार ने, तो वो डेट आपको एक साथ एक ही मिलती है, 1 नवंबर 1981 को। ठीक है, 1981 को, मतलब कि मध्य प्रदेश की स्थापना के जब 25 वर्ष पूर्ण हो गए तब मध्य प्रदेश सरकार ने राजकीय पशु, पक्षी और वृक्ष की घोषणा की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये भी फैक्ट याद रखना है कि ये जो बरगद का वृक्ष है ये हमारे भारत का भी राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, नेशनल जो ट्री है वो आपका बैंयन ट्री ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है राजकीय पुष्प। तो राजकीय पुष्प का ये जो है फोटो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फूल दिख रहा है आपको, जो जिसका जो कलर है वो व्हाइट है ना। तो ये व्हाइट के आधार पर ही हमने ये जो इसका नाम है वो लिली है, और ये व्हाइट है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सफेद लिली। तो सफेद लिली का जो फूल है वो है मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। इसका जो साइंटिफिक नेम है, जो वैज्ञानिक नाम है वो है लिलियम कैंडिडम। तो इसको आपको याद रखना है। इस पुष्प की एक खास बात यह है दोस्तों कि ये जो पुष्प है
वो मेनली जो उष्ण कटिबंध या उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्रों या प्रदेशों में ही है फूल आपका जो है तो फलता है। और बस इसके बाद ये आपको याद रखना है लिलियम कैंडिडम। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है ये राजकीय मध्य प्रदेश का राजकीय खेल। तो यहाँ पर आप देखें कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि कुछ लोग हैं जो एक ये जो पोल दिख रहा है आपको, ये जो पोल है वो लकड़ी का पोल है दोस्तों। इस खेल में जो हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है वो मलखंभ है, ठीक है। अब इस मलखंभ को खेला कैसे जाता है? अब एक्चुअली ये जो मलखंभ है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है ना। मल मतलब होता है पहलवान और खंभ मतलब होता है खंबा। तो ये जो खंबा होता है ये खंबा एक लकड़ी का बना होता है। इसके साइज अलग अलग आपको मिल सकते हैं, कोई छोटा है तो कोई बड़ा हो सकता है। अब होता क्या है कि इसी खंबे पर जो है ये खेल पूरा आधारित है। तो जो पहलवान यहाँ पर होते हैं वो इस खंबे पर अपने जो है तो करतब दिखाते हैं, ठीक है। करतब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो यही है मध्य प्रदेश का हमारे राजकीय खेल जो कि है मलखंभ। अब देखिए बात ये कि इस मलखंभ को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कब एडॉप्ट किया गया, कब राजकीय खेल घोषित किया गया, तो उसकी जो तिथि मिलती है दोस्तों वो है आपका 10 अप्रैल मतलब 10 अप्रैल 2013 को, ठीक है। इसके कुछ प्रकार भी मिलते हैं हमें मलखंभ के। जैसे मैं प्रकार की बात करूं कि मलखंभ किस किस प्रकार से का खेला जाता है, तो ये है आपका फिक्स्ड मलखंभ, फिर है आपका हैंगिंग मलखंभ और थर्ड है आपका सेफ मलखंभ। तो फिक्स्ड मलखंभ में होता क्या है कि जैसे ये जो खंबा है इसको फिक्स कर दिया गया है। अब आप ये जो इस पोल में जो है तो आप करतब दिखाते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका हैंगिंग। हैंगिंग का मतलब ये है कि जैसे एक पोल से दूसरे पोल के बीच में क्या रस्सी वगैरह बांध दी जाती है। अब आप रस्सी पर जो है तो आप अपना करतब वगैरह दिखाते हैं। ये जो दोनों करतब है ये किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा। जबकि ये आपका शेप मलखंभ है ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला खेल है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करते हैं हम राजकीय फसल की कि मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है। तो यहाँ पर देखें कि मध्य प्रदेश में मैंने लिखा है यहाँ पर कि राजकीय फसल सोयाबीन है, ठीक है। तो अब सोयाबीन को आपको पता है कि ये हमारी देश की एक खरीफ की फसल है। कहने का मतलब है कि ये खरीफ के मौसम में जो है उपजाई या बोई जाती है। और साथ में आपको पता है कि खरीफ की फसल का मतलब है कि ऐसी फसल जो कि वर्षा ऋतु के समय पर बोई जाती है, ठीक है। अब खरीफ के बाद फिर आता है रबी की फसल में, जिसमें हम गेहूं और चना इत्यादि को शामिल करते हैं। तो ये जो फसल है आपको ध्यान में रखना है कि सोयाबीन की फसल जो है वो एक खरीफ की फसल है। इसके बाद आता है कि इस फसल का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ग्लाइसिन मैक्स इस सोयाबीन की फसल का साइंटिफिक नेम है। तो दोस्तों ये जो सोयाबीन की फसल है ये हमारे मध्य प्रदेश की एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है, जो कि इसका उत्पादन जो है वो व्यापार करने की दृष्टि से जो है किया जाता है, ठीक है। तो लगभग हमारे संपूर्ण भारत में जितना सोयाबीन का कुल उत्पादन होता है उस कुल उत्पादन का अकेले हमारा मध्य प्रदेश जो है 62% सोयाबीन का उत्पादन अकेले करता है, ठीक है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण देश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। तो इस सोयाबीन का जो है बहुत सारे उपयोग भी होते हैं। उपयोग किस किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि आप जानते हैं कि आप सोयाबीन से जो है तो सोयाबीन का ऑयल हम यूज करते हैं कुकिंग वगैरह में। इसके बाद आप पनीर भी बनाते हैं सोयाबीन से। सोयाबीन की बड़ी वगैरह भी बनती है जो कि चाइनीज फूड वगैरह में पड़ती है। घर में भी हम उसका प्रयोग करते हैं। साथ में साबुन वगैरह के निर्माण में भी सोयाबीन प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर एक तथ्य और आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है वो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है, ठीक है। तो चलिए आप बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य की। तो दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य है वो है आपका राई। और चूंकि ये जो राई है ये हमारे, याद रखिएगा, हमारे जो राजकीय नृत्य है वो है राई। और किस क्षेत्र का? वो क्षेत्र है आपके बुंदेलखंड में की जाने वाली राई जो है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो राई है इसका जो मंचन है वो दोनों जगह पर किया जाता है। कहने का मतलब कि बुंदेलखंड में भी और बघेलखंड में भी, ठीक है। तो किस प्रदेश में किए जाने वाले
राई को हमारा राजकीय नृत्य घोषित किया गया है बुंदेलखंड में। अब इन दोनों में कुछ बेसिक अंतर भी है, ठीक है दोस्तों। बेसिक अंतर ये है कि बुंदेलखंड में जो राई होती है वो राई कौन करता है, वो राई महिलाओं के द्वारा की जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं जो पुरुष हैं, और नृत्य कौन कर रहा है, महिला कर रही है। अब होता क्या है कि बुंदेलखंड में कौन कर रहा है नृत्य, राई कौन कर रहा है, महिला कर रही होती है। जबकि बघेलखंड में क्या है, जो पुरुष होते हैं वो पुरुष जो है स्त्रियों का वेश बना धारण करके और वो नृत्य कर रहे होते हैं, राई कर रहे होते हैं। एक बेसिक डिफरेंस ये। दूसरा ये कि यहाँ पर जो लोग, बहुत सारे लोग जो है घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बुंदेलखंड में की जाने वाली राई को। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर घेरा बनाकर खड़े हो जाते हैं और बीच में जो है तो एक महिला डांस करती है, ठीक है। तो ये जो बीच में मध्य में जो महिला डांस कर रही होती है उसको किस नाम, उसको बिढ़नी नाम दिया जाता है, ठीक है, बिढ़नी। और मोस्टली जो बुंदेलखंड में आपकी राई होती है उसमें जो इस बिढ़नी को गति देने का जो काम करता है वो कौन सा वाद्य यंत्र होता है, यहाँ पर आप जो है तो मृदंग नामक एक वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं और इसी वाद्य यंत्र की मदद से ये जो बिढ़नी है वो डांस करती है। जबकि बघेलखंड में जो होने वाला राई है वो कौन करता है, पुरुषों के द्वारा महिलाओं का वेश धारण करके। और इस प्रदेश में होने वाला जो राई है उसमें प्रमुख रूप से ढोलक का प्रयोग जो है किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हम राजकीय नाट्य की, कि हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य क्या है। तो राजकीय नाट्य है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का माच, ठीक है। ये पिक्चर देखें आप, तो पिक्चर में देखेंगे आप कि ये जो लोग जहां पर खड़े हैं वो एक स्टेज बना हुआ है, ठीक है। अब चूंकि मार्च करने से पूर्व ये लोग क्या करते हैं, एक मंच बनाते हैं। आपने कभी नाट्य देखा है, जो नाटक किया जाता है, जैसे कि रामलीला की मैं बात करूं तो रामलीला के लिए क्या है, एक मंच तैयार किया जाता है और फिर कलाकार आते हैं, उस मंच पे खड़े होकर वो अपनी प्रस्तुति देते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी है एक माच, जो कि मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है, मध्य प्रदेश के मालवा के क्षेत्र में किया जाने वाला एक प्रमुख नाट्य है ये, ठीक है। अगर मैं इसके इतिहास की थोड़ा सा बात करूं तो ये जो माच है, इस माच का जो प्रारंभ हुआ सबसे पहले वो मध्य प्रदेश के किस जिले से माना जाता है, इसका जो जन्म है वो उज्जैन जिले से माना जाता है। कि माच की शुरुआत जो है उज्जैन जिले से हुई और कालांतर में फिर वो मध्य प्रदेश के संपूर्ण मालवा के क्षेत्र में जो है फैल गया। तो इसके लिए बेसिक एक मंच तैयार किया जाता है, उस मंच के ऊपर फिर ये जो है माच की प्रस्तुतिकरण दी जाती है। इसका जो मुख्य विषय होता है माच का, वो मेनली भगवान जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण से संबंधित नाट्य विषयों पर यहाँ पर प्रस्तुतिकरण दी जाती है। और इस जो माच में के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, वाद्य यंत्र का मतलब है कि जो नाट्यकार में प्रस्तुतिकरण करते समय कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रमुख रूप से प्रयोग होता है, तो वो है आपके ढोलक और सारंगी। ढोलक और सारंगी माच के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और साथ में याद रखना है कि माच का जो प्रारंभ हुआ वो मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ, तो वो है आपका उज्जैन जिला। अब बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय जलीय जीव है, ठीक है। हमारे भारत में भी एक राजकीय जलीय जीव है, ठीक है, जो कि गंगा डॉल्फिन के नाम से जानी जाती है। जबकि हमारे मध्य प्रदेश में जो एक्वेटिक एनिमल है, जो राजकीय जलीय जीव है, वो है आपका महासीर, ठीक है। महासीर एक मछली है, मछली की प्रजाति है ये। तो महासीर मछली को हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका जो वैज्ञानिक नाम क्या है इस महासीर मछली का, तो वो है टोर प्यूटिटोरा। टोर प्यूटिटोरा इस महासीर मछली का वैज्ञानिक नाम है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 26 सितंबर 2012 को महासीर को मध्य प्रदेश का राजकीय जलीय जीव जो है वो घोषित किया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना ये है कि ये जो मछली है ये मोस्टली हमारे देश की सभी प्रकार की नदियों में पाई जाती है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में ही ये जो नदी है लगभग 30% पाई जाती थी। लेकिन इनके काफी, चूंकि ये जो लोग हैं नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले लोगों के द्वारा ये मछली बहुत मात्रा में जो है तो मारी गई। तो फलस्वरूप क्या हुआ, इस समय पर, वर्तमान समय पर नर्मदा नदी पर मात्र 4% ही हमारी ये महासीर मछली जो है बची हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय पर ये जो है बड़ी संकटग्रस्त अवस्था में है,
तो ये दुर्लभ मछली भी है और संकटपन्न भी है वर्तमान समय में। तो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है इसके संरक्षण किए जाने की काफी सारी योजनाएं जो है संचालित वर्तमान समय में की जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश के राजकीय गान की। तो दोस्तों आप जानते तो हैं कि हमारे भारत का एक राष्ट्रीय गान है, ठीक है। उसी प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने भी 1 नवंबर 2010 को एक राजकीय गान को अडॉप्ट किया। तो वो है कैसा, उसके कुछ शब्द मैंने लिखे हैं, कुछ पंक्तियां लिखी हैं मैंने कि सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, बाकी एक पूरा का पूरा है, आप कभी भी सुन सकते हैं इसको गूगल्स वगैरह से। तो अब बात हम ये करते हैं कि ये जो राजकीय गान है, इस राजकीय गान के जो रचयिता देखते हैं कि ये जो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, इसको गाने का काम कौन किया है, मतलब कि लयबद्ध किसने किया है। तो आता है शान। इनका जो नाम है पूरा वो है शांतनु मुखर्जी, ठीक है। अभी जो शान है ये इनका संबंध जो है हमारे मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से भी है, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ है शांतनु मुखर्जी का, वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से में हुआ है। तो हम जब भी मध्य प्रदेश में गीतकारों को पढ़ते हैं तो वहां पर इनका भी नाम मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। चलिए फ्रेंड, तो अब बारी है हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय नदी। तो हमारे मध्य प्रदेश की राजकीय नदी शायद आप सबको पता होगा कि वो नर्मदा है। ऐसा क्यों, नर्मदा को ही राजकीय नदी क्यों घोषित किया गया? क्योंकि आपको पता है कि नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है। जीवन रेखा क्यों? क्योंकि इसका जितना भी प्रवाह क्षेत्र है, या ये कहें कि जल ग्रहण क्षेत्र है, उसका 90% हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश में यह प्रवाहित होती है। कहते हैं ना कि इसकी जो कुल लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है, वर्ग किलो इसकी लंबाई है किलोमीटर में। और हमारे मध्य प्रदेश में 13-12 किलोमीटर में 1077 मतलब 1077 किलोमीटर यह सिर्फ मध्य प्रदेश में बहती है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका जो कुल अपवाह क्षेत्र है वो हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मिलता है, लगभग 90%। ठीक है, इसके बाद इस नर्मदा नदी को बहुत सारी प्राचीन नामों से भी जाना जाता है। जैसे मैं बात करूं तो इसे सोमा देवी भी, रेवा भी कहा जाता है, मैकल सुता भी कहा जाता है क्योंकि ये मैकाल श्रेणी से निकलती है। इसके बाद इसे नामोदोस भी कहा जाता है। नामोदोस, इसका जो उल्लेख, इसे पहली बार जो नाम नामोदोस दिया था वो टॉलमी ने दिया था। ठीक है, अब मैं बात करूं तो जो मध्य नर्मदा नदी है वो उसको एक पवित्र नदी का भी दर्जा मिला हुआ है। तो उसकी पवित्रता के कारण ही नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि मैंने बात कही है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो नदी है नर्मदा। तो आप बेतवा, यहाँ पर लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश की जो गंगा है वो बेतवा नदी को कहते हैं। लेकिन अगर बात यह है कि अगर क्वेश्चन आता है कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा आपका बेतवा। अगर सिर्फ क्वेश्चन में आता है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तो वो होगा आंसर आपका नर्मदा। क्योंकि नर्मदा के समान, क्योंकि गंगा के समान ही हमारे मध्य प्रदेश में पवित्र माना जाता है नर्मदा नदी को, और उसकी एक माँ के समान उसकी पूजा भी की जाती है। करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय फल की। तो हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है दोस्तों वो है मैंगो, आम। और आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंगीफेरा इंडिका है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये जो लेक्चर था हमारा, इस लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के सभी राजकीय चिन्हों के बारे में विस्तृत तरीके से हमने बात की। ठीक है, तो जो फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे वो फैक्ट भी मैंने आपको बताया, जो कि प्री की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि मुख्य परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि ये इतने महत्वपूर्ण है, तो प्री के एग्जामिनेशन में ही आपको जो है तो ये पूछे जाने की संभावना इन प्रश्नों की बनी रहती है। तो यहाँ पर पूछा भी क्या जा सकता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि अब आपसे पूछेगा कि राजकीय पुष्प बताइए मध्य प्रदेश का क्या है। तो पूछेगा तो वैज्ञानिक नाम, आपसे साइंटिफिक नेम पूछ सकता है। ठीक है, कि पुष्प का साइंटिफिक नेम बताइए, बरगद का जो है राजकीय वृक्ष है उसका साइंटिफिक नेम बताइए। तो बड़े ध्यान से आपको जो है तो इसे देखना है। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर जो है तो वो कंप्लीट होता है। और थैंक यू, शुभ रात्रि, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।